हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार है। मुस्कान स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किन छो, क्या हाल चाल है? आशा है सभी का मस्त और बढ़िया और मजेदार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक और। टॉपिक का हमारा नाम है ग्रंथि। ग्रंथि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्लैंड कहते हैं। और ग्रंथि क्या है कि ये एक थैलीनुमा रचना है। क्या है? तो ग्रंथि जो है एक थैलीनुमा रचना है जिससे हार्मोन एवं एंजाइम का स्राव होता है। यानी कि हार्मोन और एंजाइम जो है ये निकालता है या निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि के क्या होते हैं? देखिए, ग्रंथि के जो हो गए ना 3 प्रकार होते हैं। पहला बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि एंड तीसरा मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ ये है बाह्य स्रावी ग्रंथि और ये है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि एंड ये है मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। तो अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर में, जैसे हम जाने कि ग्रंथि का सिर्फ कार्य क्या होता है, हम सिर्फ एक ही पार्ट को समझें अभी कि ग्रंथि का कार्य क्या होता है। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर ग्रंथि के कितने प्रकार हैं और उन ग्रंथियों का कार्य क्या है एंड उन ग्रंथियों में भी कितने ग्रंथियां होते हैं और उन ग्रंथियों के भी कितने कार्य होते हैं। इसके बारे में हम आज बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। धैर्य रखिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, जिसे आप एक ही वीडियो में, आशा है कि पूरे अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम बताएं कि ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो ये है एक थैलीनुमा रचना जिसका कार्य होता है एंजाइम और हार्मोन का स्रावन करना, यानी कि उसका निर्माण या निकालना होता है। उसके बाद हम आते हैं ये कि ग्रंथि जो है कितने प्रकार की होती है। ग्रंथि जो है 3 प्रकार की होती है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्र स्रावी। अब हम ये समझेंगे कि बाह्यस्रावी का कार्य क्या होता है, कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो है क्या कार्य करती हैं। पहले हम समझेंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां हमारे जो शरीर के अंदर हो रहा है, जो भी क्रिया जो अंदर स्राव हो रहा है वो है अंतःस्रावी, और जो बाहर हो रहा है वो क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जो दोनों ही ग्रंथियों का जो सम्मिलित रूप है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित स्रावी कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि बाह्यस्रावी आखिर में किस चीज का ये जो निर्माण करता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? जो कि एंजाइम का निर्माण यानी कि स्राव करता है और रक्त में नहीं मिलता है। ये कहने का अर्थ ये है कि जो एंजाइम होता है ना, वो रक्त में एक बूंद भी नहीं मिल सकता। वो इसलिए क्योंकि जो एंजाइम है ना, उसका एक बूंद भी रक्त में मिल जाना बहुत ही घातक, हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, जिससे कि इंसान सीधे से कहे तो वो जो है मर भी सकता है। वो जो है उसकी एक जो बूंद है रक्त में मिल जाना बहुत ही घातक, हानिकारक होता है। इसके लिए क्या होता है ना, अलग नसें होती हैं, क्योंकि रक्त जो है वो तो नस में ही बहता है, सीधी सी बात है ये। लेकिन जिस नस से जो है रक्त बह रहा है उसी नस से हमारा एंजाइम नहीं जा सकता है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि वो हमारे लिए बहुत ही कई सारे चेंजेस ला सकता है, बहुत सारे बदलाव, जिससे इंसान की जान भी हो सकती है। और इसमें क्या है, अलग नसें होती हैं। जिस नस से रक्त जा रहा है बहकर उस रक्त में नहीं जाएगा ये, हालांकि ये दूसरे नसों में जाता है बहकर। तो इसके लिए क्या होता है, अलग नसें होती हैं। और जैसे कि आप पूछिएगा कि बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो जैसे देखिए, हमारा यकृत है एंड हमारा जो पसीना है, ये हमारा जैसे कि अभी हमें जो मतलब आ रहा है पसीना धीरे धीरे, तो गर्मियों के दिन में क्या होता है ना, पसीना आता है। वो पसीना जो हमारे शरीर के ऊपर से, त्वचा से जो है निकल रहा है, तो वो क्या है? बाह्यस्रावी है, जो शरीर के बाहर से निकल रहा है, न कि शरीर के अंदर से, हालांकि बाहर से निकल रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और तीसरा क्या है कि जो कान के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, यह हमारा कान है। इस पे तो आपको साफ नहीं दिखेगा। कान के ऊपर एक पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है, वहां से वो जो स्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जो है इतने सारे चीज जो है स्राव होते हैं।
अब हम आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो है क्या निष्कासित होता है, यानी क्या निकलता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या है, हार्मोन का निष्कासन होता है। ये हार्मोन को निकालती है और ये है जो रक्त में मिल सकता है। लेकिन फर्क दोनों में इतना ही होता है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो हमारा रक्त में नहीं मिल सकता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो हार्मोन निकलते हैं वो रक्त में मिलता है। लेकिन इसका एक बूंद भी, हार्मोन का एक बूंद भी रक्त में मिलना बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दें हम, तो किशोरावस्था में बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे कि लड़कों में हो गया आवाज जो है भारीपन होना, मूछें निकलना, दाढ़ियां निकलना इत्यादि चीजें। लड़कियों में हो गया तो उनका भी जो है आवाज थोड़ा एकदम कोयल की तरह हो जाना, या किसी किसी लड़कियों का जो भारी हो जाता है। ये बहुत सारे बदलाव जो है लड़कियों में भी आने लगता है। यानी कि सीधे से कहे कि लड़कियों में लड़कियों वाले गुण आने लगते हैं एंड लड़कों में लड़कों वाले गुण आने लगते हैं। एक बूंद भी अगर हार्मोन रक्त में मिलता है तो बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो एक बूंद में इसका इतना पावर है, तो समझिए अगर 5-6 बूंद गिर जाए तो वो तो बदलाव के मारे मतलब खत्म ही है। तो इसका ये कार्य कि रक्त में मिलता है, लेकिन इसका एक बूंद ही बहुत काफी है, बहुत ही दमदार है और जो भी चीजें हैं। उसके बाद हम आते हैं मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित स्रावी ग्रंथियां। मिश्रित भाई देखिए क्या होता है कि इस ग्रंथियां में ये सिर्फ हार्मोन या किसी एंजाइम को नहीं, ये क्या करता है ना, दोनों से इकट्ठा कर लेता है, दोनों से छीन लेगा कि नहीं हम जो है दोनों ही स्राव करेंगे, किसी एक का स्राव नहीं करने वाले हैं। तो इसमें जो है ये हार्मोन एंड एंजाइम दोनों का श्रवण करता है। तो चलिए इतना जो है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि मेन हमारा क्या है ये अंतःस्रावी, और इसमें जितना था वो हम आपको बता चुके हैं, बता दिए हैं अभी। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमें आगे भी पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार से समझना है। तो इसके बारे में, इसके कितने भाग होते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि मानव शरीर में जो 9 प्रमुख ग्रंथियां होती हैं, तो उसमें कितनी ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि 9 प्रमुख ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है 9 प्रमुख ग्रंथियां हैं, जिसमें से पहले का नाम है हाइपोथैलेमस। जैसे कि यहाँ पे ये है हाइपोथैलेमस। अब हम ये समझेंगे कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, आखिर में ये क्या करता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये ग्रंथि हमारे अग्र मस्तिष्क, हमारे जो आगे का मस्तिष्क है उसे, हमारा मस्तिष्क पहले बात ही कि हमारा मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ जो अग्र मस्तिष्क है, बीच में जो है वो मध्य मस्तिष्क है, और जो पीछे है उसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो ये वाले किस भाग में है, तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ ग्लैंड, यानी कि ग्रंथियों का इसे दादा कहते हैं। ग्रंथियों का क्या कहते हैं, तो ग्रंथियों का इसे हम दादा कहते हैं। दादा, पिता से भी बड़ा दादा, क्या है मतलब कि बापों का बाप है, ये समझ लीजिए वो। तो ये क्या होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा, इसे हम ग्रंथियों का दादा कहते हैं। मान लीजिए कि इसलिए कहते हैं, इसे ग्रंथियों का दादा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो बाकी ग्रंथियां हैं, तो उन ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, देखिए ये शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। मान लीजिए किसी ग्रंथि का कार्य है कि सूचनाओं को पहुंचाना, हालांकि सूचनाओं को पहुंचाना तो कोई कार्य नहीं होता, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको कि यहाँ ताकि हम नींद को ले सके अच्छे से, सहायक हो हमारा नींद, हमारी नींद में सहायक हो वो ग्रंथियां। और मान लीजिए वो अपने ही में व्यस्त हो, वो कोई कार्य ही ना कर रहा हो, तो उसका कार्य जो है उसे तो मतलब किसी न किसी को करना तो पड़ेगा।
वरना क्या होता, अगर आप एक नींद भी अच्छे से नहीं लीजिएगा ना, तो आपका दिन भर डिस्टर्ब रहता है। दिन भर क्या होता है, डिस्टर्ब रहने लगता है। आपको नींद आएगा, सिर दर्द करेगा, चक्कर जैसे होगा, ये सब क्रियाएं होने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस ग्रंथि को छोड़कर जो 8 ग्रंथियां हैं, यदि वो अपने कार्य को नहीं कर पाती हैं, कैसे कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उनका देखभाल, ये जो भी चीजें हैं, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है, देखभाल ये करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और इसमें एक बहुत ही खतरनाक बात ये है, अब इतना भी खतरनाक नहीं है कि आप लोग सोचे पर ये बहुत क्या खतरनाक है। खतरनाक इसमें ये है कि ये ग्रंथियां जो है ना, यदि एक्टिव हो गया ज्यादा, यदि एक्टिव हो गया यानी कि उत्तेजित हो गया अधिक, तो ये किसी को भी, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है बाबा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। किसी किसी इंसान को देखिएगा ना कि मान लीजिए उसको क्या होता है ना, भूख लग रहा है बहुत जोर से, ऐसे स्थिति में जिसमें हमें अपनी बात को छोड़कर अलावा जो है किसी और की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, मतलब बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत गुस्सा आएगा, ऐसे बहुत कि मन करे कि एक फाइट में उसको उड़ा दे, ऐसे होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जब एक्टिव होने लगता है ना अधिक, तो इसमें क्या होता है, हमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, किसी से प्रेम हो जाता है, या फिर हमें जो है क्या हो गया, यहाँ पेट दर्द होने लगता है हमारा। लोग कहते हैं ना, भूखे पेट में चूहा कूद रहा है, तो वही सभी क्रिया है। और यदि इसमें ऐसा हो गया तो अपने शरीर को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता है। यदि हाइपोथैलेमस अधिक उत्तेजित हो गया तो कोई भी इंसान इसे अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे जो है ना, अपनी बातों को छोड़कर किसी और की बातें अच्छे ही नहीं लगेंगी। उसे बस इतना रहेगा कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वही मेरे लिए सही है, और दूसरों की बातें तो उसके लिए मिर्चा है एकदम, पूछिए ही मत। तो इसमें क्या है ये, और इसका कार्य एक और है कि आखिर में हमें भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो हमें पता कैसे चल जा रहा है, पेट दर्द हो रहा है या प्रेम हो रहा है, तो हमें पता कैसे चल जा रहा है, इसका भी तो कोई कारण होगा। तो इसका कारण ये है कि बाबा ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये बहुत देखने में तो हार्ड है, लेकिन बहुत लुका लुका के भी काम करता है। ये क्या करता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, ये सभी की जानकारी किसको देता है, मस्तिष्क को देता है हाइपोथैलेमस। इतना समझे। जैसे कि समझ लीजिए हमें भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, प्रेम हो जाता है, या फिर पेट दर्द होने लगता है, तो ये सभी क्रियाओं को सूचना हाइपोथैलेमस कैसे देता है, मस्तिष्क को देता है। तभी तो पता चलता है कि भाई हमको भूख लग रहा है, या हमें पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, या फिर हमें प्रेम हो गया। अब हम ये समझते हैं कि मानव शरीर के जो 9 ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, तो उनमें से दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। तो दूसरा का नाम है पीनियल ग्रंथि। पहला क्या था, हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है, पीनियल ग्रंथि, एंड तीसरा क्या है, थायराइड ग्रंथि। और हम ये समझेंगे कि इसका कार्य जो है क्या होता है, कि पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या होता है, और ये जो थायराइड ग्रंथि है उसका कार्य क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। पहला ये पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिक होता है। मेलाटोनिक एक हार्मोन है जो कि ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। और इससे क्या फायदा होता है, जो मेलाटोनिक ग्रंथि जो है, ये जो है हमें नींद लेने में, यहाँ पे जो नींद में सहायता करता है। नींद में सहायता इस प्रकार से करता है कि जैसे हमें नींद अच्छी ना आ रहा हो, या हमें नींद लेने में सहायता करता है, जैसे कि हम दिन भर जो है सुबह से लेकर शाम तक खाएं पिए खेले जो भी, लेकिन रात आते आते क्या होता है ना, किसी भी तरह हमें नींद लग ही जाना है। पहला ये हुआ। दूसरा ये होता है कि इसी में क्या देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उम्र के साथ साथ क्या होता है, इस हार्मोन की कमी होने लगती है। हार्मोन कमी होने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है वैसे ऐसे जो है मेलाटोनिक हार्मोन जो है कम श्रवण होने लगता है, जिससे कि नींद जो है हमें ठीक से नहीं आती है। अब एग्जाम्पल में ये देखिए, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हो गए, उन्हें देखिएगा ना, तो वो 10 बजे भी यदि सोएंगे तो वो क्या है कि 2-3 बजे उनका जो है टाइम फिक्स होता है।
2-3 बजे वो कैसे भी उठ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको उठना तो उतना ही वजह है, सुबह में सुबह ही। तो उनमें क्या होता है ना, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उम्र के साथ साथ जो है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका ये हार्मोन कम होने लगता है, जिससे कि उन्हें अच्छे से नींद नहीं आएगी, उन्हें ना नींद ही नहीं लगती है। जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को, इसमें उल्टा होता है, बच्चों में क्या होता है ना कि वो इतना सोएंगे लगातार, हमको लगता है कि मतलब 20 घंटा, 18-20 घंटा भी सो ले फिर भी कम ही रहता है बच्चों सबको। वैसे ही बूढ़े जो होते हैं ना, उनके लिए 5-6 घंटा सोना बहुत है। तो इसमें ये है, इसका ये कार्य होता है। उसके बाद हम आते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि में, जो कि यहाँ पे गला के यहाँ पाया जाता है, जिसमें कि थायरोक्सिन हार्मोन का श्रवण होता है, और उस थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। ये आयोडीन की मात्रा क्या होता है, जब कम होने लगता है ना, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, वो चाहता है कि हम आयोडीन की मात्रा जो अधिक निकालें, जिसे हम कहते हैं गलकंठ कहते हैं या घेंघा रोग कहते हैं। अब आप कहिएगा ये कि आखिर में जो है आयोडीन की मात्रा उसको पूर्ति कैसे करें हम, और ये इसमें घेंघा रोग कैसे हो जाता है। तो देखिए, ये क्या होता है, जहाँ पे ये हमारा थायराइड है, यहीं से आवाज निकलता है। यदि आप इसे बंद कर दीजिएगा ऐसे ना, तो आपके मुंह से आवाज निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी आवाज ही नहीं निकलेगा, ऐसी सीधी सी बात है। तो ये क्या होता है, जब आयोडीन की मात्रा कम होने लगती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये जो गला है ना, यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा हमारा गला के नीचे जो है फूल जाता है, जिससे क्या होता है, आयोडीन यानी कि नमक की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण से हमारा गला जो है इतना बड़ा ये फूल जाता है। ये यहाँ पे फूल जाएगा, या यहाँ पे जो है गला के पीछे क्या होता है, इतना बड़ा ये निकल जाता है। तो उसे ही हम कहते हैं घेंघा रोग कहते हैं या गलकंठ कहते हैं। इतना हम समझे। और जैसे कि हम 3 ग्रंथियों के बारे में अभी समझ चुके हैं, तो आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना का जो है आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आगे के बारे में आपको समझाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि चौथे नंबर पर जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, चौथा ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इस ग्रंथि के बारे में जो है हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हालांकि ये छोटा ग्रंथि है, लेकिन इसका कार्य जो है बहुत बड़ा होता है। सभी का मान लीजिए ये मास्टर होता है। यदि हाइपोथैलेमस जो है वो दादा है, तो ये सबका मास्टर ही है भाई, इसकी तो बात ही अलग है। इसमें क्या होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पहला बात। दूसरा ये कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, जैसे कि मम्मी क्या बताएं कि वो अगर दादा है तो ये भी मास्टर है, ये भी उससे कम नहीं है। तो ये क्या है कि पहला सबसे छोटी ग्रंथि है एंड महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अब ये हम आपको अभी इसके बाद में बताने के बाद में जो हम बताएंगे कि इसे मास्टर ग्रंथि जो है क्यों कहते हैं। पहले हम जो लिखा होगा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन बनेगा उसको बताएंगे वापस। इसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि के जो 2 भाग है, पहला अग्र पिंडक एंड दूसरा है पश्च पिंडक। अब इसमें कुछ टॉपिक है। पश्च पिंडक क्या करता है, अग्र पिंडक से वृद्धि हार्मोन निकालता है। अब आप सोचिए कि वृद्धि हार्मोन क्या होता है। वृद्धि हार्मोन जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसमें क्या होता है ना, देखिए वृद्धि हार्मोन जो है हर एक शरीर में स्रावित होता है, जिस हार्मोन के कारण जो है यदि ये अधिक स्राव होगा तो इंसान लंबा हो जाता है, कद से ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यदि कम स्राव होगा तो ये क्या होता है, छोटा, यानी कि बौना जैसे हो जाता है। आप किसी किसी इंसान को देखे होंगे ना, कोई नॉर्मल में है और कोई क्या है सबसे बहुत बड़ा है, और कोई क्या है एकदम छोटा है। तो वो क्यों होता है, तो यदि उनमें वृद्धि हार्मोन अधिक स्राव होता है तो वो लंबे हैं, और जब वो कम होता है तो बौने हैं, और जब मीडियम भी होता है तो वो नॉर्मली हैं।
यानी कि मध्य में है, उसमें क्या होता है कि लंबा एवं मोटा होना, लंबा और मोटा होना क्या कहलाता है, जाइगोस्टिन कहलाता है। और इसमें क्या है, छोटा और पतला होना क्या कहलाता है, तो बौनापन कहलाता है, सीधी सी बात है। अब समझें कि वृद्धि हार्मोन क्या करता है। वृद्धि हार्मोन जो कि हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो है ये हड्डी है अंदर, जो अभी दिखेंगे नहीं, इस मांस को निकालना पड़ेगा दिखाने के लिए, और दिखाएंगे तो हम खुद ही टपक पड़ेंगे। तो इसके लिए आप एक कंकाल खरीद लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा क्या हड्डी है, हड्डी और ऊपर का जो है ये हमारा मांस, इस मांसपेशियों को नियंत्रित करता है वृद्धि हार्मोन। अब इसमें हम एक चीज ये अलग से समझेंगे, क्या है कि इसमें हम लिखे नहीं है लेकिन समझा दे रहे हैं फिर भी। अगर जो पिंडक होता है, अगर पिंडक क्या होता है, एक कार्य इसका और होता है ये कि ये जो है नरों में से, जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें से शुक्राणु, और जो मादा होती हैं उनमें से अंडाणु, एंड जो मादा का जो स्तन होता है उसमें से दूध का श्रवण करते हैं। तो इनका ये क्या है, नियंत्रित करना किसका कार्य है, अग्रपिंडक का कार्य होता है। और अब हम समझेंगे कि जैसे आपको बताएंगे, हम बाद में बताएंगे, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मास्टर ग्रंथि से किसी मतलब क्यों कहते हैं, तो इसका भी ये कार्य होता है कि जब हमारा मस्तिष्क है या बाकी सभी जो ग्रंथियां होती हैं ये अपने कार्य जो अच्छे से नहीं कर पाती हैं, तो उस समय क्या देखभाल करता है, ये जो है हमारा पीयूष ग्रंथि या मस्तिष्क किसी कार्य में व्यस्त है तो उनका कार्य कौन करता है, मास्टर ग्रंथि, यानी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित रखता है, जिस कारण से इसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो चलिए इतना हम समझे, उसके बाद जो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो 5 नंबर का जो ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पाराथायराइड ग्रंथि, 5वां ग्रंथि है पाराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। थायराइड ग्रंथि जैसे कि यहाँ पे होता है तो ठीक इसके यहाँ पीछे होता है, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कम करता है, जिससे कि हमारे क्या होता है, बीपी जो है, हमारा बीपी जो है वो कम होता है। ये जो है फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को जो क्या करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, जिस कारण से हमारा बीपी जो है कम होता है। और दूसरा ये कि मटर के आकार का होता है। जो ये हमारा पाराथायराइड जो है ये क्या होता है, ये मटर के आकार के होता है, जिसे हम कहते हैं पाली युक्त ग्रंथिया होता है। ये ग्रंथिया पाली युक्त होता है और ये जो है संयोजी ऊतक के संपुट के द्वारा जो है ये अलग होता है। इतना हम समझे पाराथायराइड के बारे में। पहला ये कि ये ग्रंथि जो है पाराथायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाराथायराइड होता है। दूसरा, इससे निकलने वाला हार्मोन कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा कि ये जो है बीपी को कम करता है। चौथा ये कि ये मटर के आकार का होता है। पांचवा ये कि ये पाली युक्त ग्रंथियां हैं। और छठा ये कि ये जो है संयोजी ऊतक के संपुट के द्वारा अलग होता है। इतना हम समझे। उसके बाद हम समझते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में, यानी कि आंतरिक ग्रंथियों का 6वां प्रकार जो है वो है थाइमस ग्रंथि। इस ग्रंथि से प्रोटीन निकलता है। इस ग्रंथि से यानी कि थाइमस ग्रंथि से जो है प्रोटीन का स्राव होता है। ये ग्रंथि हालांकि सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी ये 15 वर्ष तक कार्य करती है, जिसे हम इसे छोटी ग्रंथि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि छोटी ग्रंथि यानी कि बहुत ही कम समय तक कार्य करे, लेकिन छोटी होने के बाद भी यदि इतना वर्ष तक कार्य कर सकती है तो क्या इसे छोटी हम कहेंगे, छोटी ग्रंथि यानी कि नहीं कहेंगे। तो इसका पहला कार्य ये कि प्रोटीन का स्रावन करता है। दूसरा ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तीसरा ये कि ये जो है 15 वर्ष तक कार्य करती है। तो इतना के बारे में हम अच्छे से समझे। उसके बाद में जो है अब हम 7वें ग्रंथि के बारे में समझेंगे। तो इतना का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं 7वें ग्रंथि को। 7वें ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। इस ग्रंथि का हम कार्य समझते हैं। कार्य क्या होता है, तो इस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से क्या होता है, एक इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो सकता है।
इस हार्मोन की कमी से क्या होता है कि मधुमेह या डायबिटीज रोग हो सकता है, जिससे डॉक्टर हमें क्या करते हैं, मीठा ना खाने की सलाह देते हैं और इंसुलिन की सुई लगाते हैं। शुरू समझते हैं फिर से इसका कार्य। पहला कि ये जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। दूसरा ये कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा ये कि ये जो हार्मोन की कमी से यदि इंसुलिन नामक हार्मोन जो है कम हो जाता है तो हमें मधुमेह या डायबिटीज रोग का जो है होना संभावना रहता है। तीसरा कि डॉक्टर इसमें मीठा ना खाने की सलाह देते हैं। चौथा कि इसमें जो है इंसुलिन की सुई लगाने के तहत जो है तभी जाकर हमारा जो ये मधुमेह रोग है वो ठीक हो सकता है। मधुमेह रोग जिसे हम गांव में आम भाषा में चीनी रोग भी कहते हैं, जिसमें हमें डॉक्टर जो है चावल हो गया या मीठा चीज है ये सब खाने को मना करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं अधिवृक्क यानी कि मानव शरीर में जो 9 प्रमुख ग्रंथि हैं उसमें से 8वां ग्रंथि का नाम अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि जिसे हम कहते हैं। ये ग्रंथि क्या होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी के क्या होता है, ऊपर पाया जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन का निकलता है इसमें से क्या होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावन होता है। तीसरा जिसे हम फाइट एंड फ्लिट कहते हैं, यानी कि लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन कुछ समय के लिए आता है फिर से नष्ट हो जाता है, ये इसका कार्य होता है बीपी को बढ़ाना। इससे क्या फिर से हम समझते हैं। पहला ये किडनी के ऊपर होता है। दूसरा कि इसमें से एड्रेनालिन हार्मोन का श्रवण होता है, निकालता है, ये श्रवण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन कुछ समय के लिए आता है और फिर से नष्ट हो जाता है एंड ये बीपी को बढ़ाता है। तो इतना हम समझे। उसके बाद अब हमारी बारी है कि सबसे लास्ट जिसका आप उसी वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अब खत्म हो, अब खत्म हो, अब लास्ट वाला जो है बचा हुआ है जिसे जनन, उसके बारे में समझते हैं। इससे पहले आप चलिए तो अब हम समझते हैं सबसे आखिरी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि का कार्य क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन संतान को जन्म देने में सहायक होता है। ये जो जनन ग्रंथि होता है इससे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जन्म देने में जो सहायक है, यानी कि इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है जन्म देने के लिए सहायक होता है। दूसरा, इस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। हमारे शरीर में जो है कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि लड़कों में लड़कों वाले गुण एंड लड़कियों में लड़कियों वाला गुण। जैसे ही आपको बता दे रहे हैं कि जैसे लड़कों का आवाज भारीपन हो जाना, लड़कियों का थोड़ा मीठा आवाज हो जाना, और मतलब बहुत सारे जो है चेंजेस आने लगते हैं, या गुप्त अंगों में बाल निकलना, आवाज भारी हो जाना, मूछेदारी निकलना लड़कों में, ये सब इत्यादि चीजें क्या होते हैं कि जनन ग्रंथियों के हार्मोन जो इसमें से निकलता है उसी कारण जो है बदलाव होने लगते हैं। यानी कि लड़कों में लड़कों वाले गुण होने लगते हैं एंड लड़कियों में लड़कियों वाले गुण होने लगते हैं। तो चलिए अब हमारा जो है ग्रंथि का जो पूरा एक चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तो आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इसके बाद जो है दोबारा आपको ना समझना पड़े, मेरी आशा है। और यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।